एक ऐसा बंदा जिसको ना बैंक ने पैसे दिए ना इन्वेस्टर्स ने। रिटेलर्स ने उसके प्रोडक्ट्स को अपनी शॉप पर रखने से मना कर दिया, एम्प्लॉयज तक ने उस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया। उस बंदे ने सिर्फ 8 साल के अंदर बोट को इस लेवल पर कैसे पहुंचाया। इतने रिजेक्शंस के बाद कोई भी आम आदमी हार मान जाता है, लेकिन अमन गुप्ता नहीं। ये सारी चीजें फेस करने के बाद भी अमन गुप्ता ने बोट को उस लेवल पर पहुंचाया कि जिस जेबीएल में वो नौकरी करते थे, आज वो जेबीएल मार्केट में उनके आसपास भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने ये सब आखिर किया कैसे। इनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अमन गुप्ता ने 2014 में जेबीएल से अपनी नौकरी छोड़ी। जेबीएल से जॉब छोड़ने के बाद अमन गुप्ता ने इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की। यहाँ पर वो आईफोन्स की केबल बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने मार्केट में एक गैप देखा कि आईफोन के साथ आने वाली केबल्स जो है वो काफी पुअर क्वालिटी की होती थी। इस सेगमेंट में अमन गुप्ता को मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनकी सेल्स भी ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन अमन गुप्ता अभी भी कहीं ना कहीं चार्जर्स और केबल बेचकर खुश नहीं थे। उसके बाद जैसे तैसे अमन गुप्ता ने इस सेगमेंट में 2 साल निकाले और फाइनली 2016 में समीर मेहता के साथ उन्होंने मिलकर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ बोट को शुरू किया। इस ब्रांड के अंदर उन्होंने उस टाइम पर ईयरफोन्स और हेडफोन्स को बेचना शुरू किया। अमन गुप्ता ने इन प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट किया और उन पर बोट की ब्रांडिंग करके इनको मार्केट में बेचना शुरू किया। बोट ने जब इस मार्केट में एंट्री की थी तो कंपटीशन काफी टफ था, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे JBL, सोनी और बोस जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश थे। इसके अलावा काफी सारे चाइनीज ब्रांड्स भी थे जो कि काफी सस्ते में अपना माल बेचा करते थे। यानी कि बोट ने जिस मार्केट में एंट्री की थी वो उस टाइम पर एक रेड ओशन था। रेड ओशन और ब्लू ओशन एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसको कंपनियां अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले यूज करती है। कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो ये देखती है कि वो ब्लू ओशन में जा रही है या रेड ओशन में जा रही है। यहाँ ओशन का मतलब है मार्केट, और उस ओशन के अंदर पाई जाने वाली मछलियां होती है कस्टमर्स, और उन मछलियों को पकड़ने वाली जो बोट्स होती है वो होती है कंपनियां। जिस मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होता है वहां मार्केट मचती है, यानी कि प्राइस वॉर होती है, और वो एक रेड ओशन बन जाता है। एग्जांपल के लिए आप आज की फास्ट फूड मार्केट को ले सकते हैं, लेकिन जहां कंपटीशन कम होता है वहां ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सबके लिए कस्टमर्स बराबर होते हैं। इससे ज्यादा प्राइस वॉर नहीं होता और मार्केट साफ सुथरा रहता है, इसलिए इसे ब्लू ओशन कहा जाता है। एग्जांपल के लिए हम जोमेटो और स्विगी को ले सकते हैं। बोट ने भले ही एक रेड ओशन में कदम रखा था, लेकिन जिस टाइम पर बोट ने मार्केट में एंट्री की थी वो बोट के लिए गोल्डन पीरियड से कम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज हुई थी जिसका नाम था जियो रेवोल्यूशन या फिर इंटरनेट रेवोल्यूशन। जियो के मार्केट में आने की वजह से लोगों के पास अनलिमिटेड इंटरनेट आया, जिसकी वजह से स्मार्टफोन और ऑडियो डिवाइसेस की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि लोग उस टाइम पर कंटेंट काफी ज्यादा कंज्यूम करने लग गए थे। इसलिए बोट ने इस इंटरनेट रेवोल्यूशन में अपना बिजनेस बनाना शुरू किया और बोट की डिमांड धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगी, क्योंकि बोट के प्रोडक्ट्स उस टाइम पर काफी अच्छी क्वालिटी के आ रहे थे। उस टाइम पर जो अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो काफी ज्यादा महंगे होते थे। जैसे JBL, बॉस और सोनी के जो हेडफोन्स आते थे वो 1000 रुपए से ऊपर के आते थे, जो इंडियन जनता के लिए काफी महंगा प्राइस था। और जो सस्ते प्रोडक्ट्स आते थे जैसे 200-300 रुपए के ईयरफोन्स और हेडफोन्स, वो चाइनीज होते थे और उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती थी, जिसकी वजह से बोट ने मार्केट में एक गैप देखा और अच्छे क्वालिटी के हेडफोन्स और ईयरफोन्स को कम दाम पर लॉन्च किया, और इस वजह से भी बोट चल पाया। इस साल एक चीज और हुई थी, एप्पल ने अपने एयरपॉड्स इसी साल लॉन्च किए थे, और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि एप्पल जब भी कुछ लॉन्च करता है वो मार्केट में ट्रेंड ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। एयरपॉड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एयरपॉड्स उस टाइम पर मार्केट में हिट हो गए क्योंकि लोगों ने ये चीज पहली बार देखी थी। यहाँ एक दिक्कत और थी, एप्पल ने जब अपने एयरपॉड्स लॉन्च किए थे तो वो काफी महंगे थे, जो कि हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना बस की बात नहीं थी। फिर क्या, बोट ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और एप्पल एयरपोर्ट्स के जैसे ही एयरड्रॉप्स बोट ने सिर्फ 999 में लॉन्च कर दिए। तो जब बोट लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर बोट को 2 बड़े पुश मिल गए। एक तो उसने अपने एयरपोर्ट्स लॉन्च कर दिए और दूसरा उसको जियो का साथ मिल गया। अब उस टाइम पर बोट के साथ ही और भी काफी सारे ब्रांड्स जो है वो मार्केट में आए थे, लेकिन वो इतने बड़े क्यों नहीं बन पाए जितना बड़ा आज बोट है। अब यहाँ आता है बोट की सक्सेस का एक और मेजर रीजन। जिस टाइम पर अमन गुप्ता ने बोट को शुरू किया था उस टाइम पर उनको कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए अमन गुप्ता ने फ्रेशर्स को हायर करना शुरू किया, और उनके साथ काम करते करते अमन गुप्ता को एक बात समझ
में आई कि यंगस्टर्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचा जाता, उनको एस्पिरेशन वैल्यू भी बेचनी पड़ती है। इसके लिए अमन गुप्ता ने उस टाइम पर ऐसे लोगों से बात करना शुरू किया जो यूथ को इंस्पायर कर रहे थे। कार्तिक आर्यन की पॉपुलैरिटी उस टाइम पर काफी ज्यादा थी, इसलिए कार्तिक आर्यन को अमन गुप्ता ने बोट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। कार्तिक आर्यन की फेस वैल्यू की वजह से बोट की सेल्स एक बार फिर से इंक्रीज होनी शुरू हुई। बाद में बोट ने हार्दिक पांड्या और गुरु रंधावा के साथ भी पार्टनर करके बोट के प्रमोशनल कैंपेन्स बनवाए, और इन सब में एक बात कॉमन थी कि इन सब की जो टारगेट ऑडियंस है वो 18 से 35 साल की थी, और कहीं ना कहीं बोट की टारगेट ऑडियंस भी यही थी। यानी कि इन सब की फेस वैल्यू के जरिए बोट धीरे धीरे अब घर घर तक पहुंच रहा है। अब यहाँ आपका एक सवाल ये हो सकता है कि किसी भी स्टार की वजह से प्रोडक्ट थोड़ी बिकते हैं, अगर प्रोडक्ट में दम है तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक प्रोडक्ट है जिसको एक पैकेट में पैक किया गया है और कंपनी ने उस पर लिखा है कि हमारा प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आप इसे खरीद लो, और उसी सेम कंपनी का प्रोडक्ट एक दूसरे पैकेट में पैक है जिसके ऊपर अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है और अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आप उसे खरीद लो। तो आप किसकी बात मानोगे, कंपनी की या अमिताभ बच्चन की? साल 2021 में एक बड़ी चीज और होती है, शार्क टैंक जो कि यूएस का एक काफी पॉपुलर शो है वो इंडिया में आ रहा था। उस टाइम पर इसके 6 जजेस में से एक बोट के सीएमओ अमन गुप्ता थे। शार्क टैंक का पहला सीजन इंडिया में सुपर डुपर हिट होता है और इसकी वजह से शार्क टैंक के जो जजेस हैं उनको रातों रात पॉपुलैरिटी मिल जाती है, जिसमें से अमन गुप्ता भी एक थे। अमन गुप्ता की इसी पॉपुलैरिटी की वजह से भी बोट की सेल्स को एक बहुत बड़ा जंप उस टाइम पर देखने को मिला था, क्योंकि अमन गुप्ता का शार्क टैंक में अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने का तरीका कुछ अलग था। अब कंपनी अगर इतना कुछ कर रही है तो जाहिर सी बात है कंपनी की सेल्स और नंबर्स काफी अच्छे होंगे। बिल्कुल, बोट जिस दिन से लॉन्च हुई है उस दिन से लेकर 2022 तक एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी। 2023 में बोट ने 129.4 करोड़ रुपए का लॉस किया था। इस पर कंपनी ने यह जवाब दिया कि उन्होंने मार्केटिंग और प्रमोशन में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी एक इंडिया में सेटअप की है, जिसकी वजह से कंपनी ने इस साल में एक लॉस देखा है। तो यही थी बोट और अमन गुप्ता के शुरू से लेकर अब तक की कहानी। अमन गुप्ता की वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिनकी वजह से बोट मार्केट में आज इतना बड़ा प्लेयर बन चुका